नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम भजनलाल श्रीनाथ जी के दर्शन सीएम भजनलाल करेंगे और दर्शन के बाद झील का बाड़ा सीएम जाएंगे। आपको बता दें कि कैला देवी माता के दर्शन सीएम करने वाले हैं और शाम 5:30 बजे बैठक सीएम करेंगे। तो संभाग स्तरीय अधिकारियों संग ये बैठक होने वाली है। रात में सर्किट हाउस में विश्राम करने का कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का बताया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। भरतपुर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम भजनलाल शर्मा और दर्शन के बाद झील को जो बाड़ा है वहां पर भी सीएम के जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, 2 दिवसीय दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं, क्या क्या कार्यक्रम है और कितने बजे पहुंचेंगे, जानकारी दीजिए। देखिए आयुषी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार भरतपुर आ रहे हैं और 2 दिवसीय कार्यक्रम है उनका। वो आज 10 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 10:45 पर पैठा हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां पर गोवर्धन गिरिराज जी में वो श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। वहां से 11 बजे के लगभग जो है प्रस्थान करेंगे। पूंछरी श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद 11:30 बजे वो झील का बाड़ा कैला देवी जो बयाना के पास में मंदिर है वहां दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और वहां से करीब 12 बजे वो अपने गांव अटारी के लिए पहुंचेंगे, जहां करीब 5 बजे तक वो अटारी में लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार अपने गांव जाएंगे। तो ऐसे में वो लंबे समय तक वहां रुकेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो भरतपुर पहुंचेंगे सड़क मार्ग से, जहां 5:30 बजे संभाग स्तरीय जो अधिकारियों के साथ बैठक ली जाएगी। बैठक के बाद वो भरतपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन का जो कार्यक्रम है वो ये है कि 9 बजे वो बिहारी जी के दर्शन करेंगे। 9:30 बजे जो भरतपुर में मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र बनाया गया है उसका विधिवत उद्घाटन करके और वहां जन सुनवाई करेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात करेंगे और 2 बजे 6 फरवरी को वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। ठीक है दीपक, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि आईएएस आलोक गुप्ता बने सीएम के प्रमुख सचिव। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आईएएस आलोक गुप्ता सीएम के प्रमुख सचिव बने हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो आईएएस आलोक गुप्ता सीएम के प्रमुख सचिव, जयपुर से ये बड़ी जानकारी। तो ईआरसीपी परियोजना को लेकर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जिलों को मिलेगा पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का लाभ। राजस्थान के 21 जिले इससे लाभान्वित होंगे और पहले 13 जिलों को लाभ मिलना था। 21 जिलों के लोगों के लिए ये परियोजना है। देश में नदियों को जोड़ने का बेहतर प्रोजेक्ट बनेगा। 13 जिले, जो पूर्ववर्ती 13 जिले थे, अब 21 जिले। उन 21 जिलों के आने वाले 30 साल तक के पानी की डिमांड को मीट आउट करेंगे। जो प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने अपने खर्चे पर बनाने की बात की थी कि हम 15,000 करोड़ रुपए में बनाएंगे, राजस्थान की परिसंपत्तियों को बेच करके बनाएंगे, उसमें मात्र 3 जिलों अजमेर, जयपुर और टोंक के पीने के पानी की व्यवस्था थी। शेष 13 में से 10 जिलों के लिए न तो एक बूंद भी पीने का पानी था, न एक बूंद भी सिंचाई का पानी था। अभी विधानसभा में खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोग बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि हमारे सिंचाई का पानी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सरकार बना रही थी, उसमें तो पीने का भी नहीं था। नेता प्रतिपक्ष जिस जिले से आते हैं उसमें एक बूंद भी पानी उस जिले के लिए और उनके उस पूरे 10 जिलों के लिए एक भी बूंद पानी नहीं था। वो कह रहे थे कि 10 साल से राजस्थान 10 साल तक रोक के क्यों बैठे थे। परियोजना की परिकल्पना ही 2017 में शुरू हुई थी। 10 साल कैसे हुए थे और उन्होंने कहां से बैकवर्ड कैलकुलेशन किया था, तो वही गिनती बता सकते हैं। इसके अलावा जो 2 लाख हेक्टेयर नई कमांड बननी चाहिए, ये कल्पना की गई थी, वो 2 लाख हेक्टेयर की नई कमांड भी इसमें बनेगी और 80,000 हेक्टेयर का स्टेबलाइजेशन, जो लगभग 32 ऐसे छोटे बड़े बांध तालाब उनको भरने के माध्यम से होने वाला है, ये सब इसमें सुनिश्चित होगा। तो कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत का मामला सामने आया है। डकनिया रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। मृतक युवक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो उस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक युवक की फिलहाल अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। डकनिया रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है।
तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, पीसीसी चीफ डोटासरा का शेखावत पर बड़ा हमला। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम गजेंद्र सिंह शेखावत बनने वाले थे, लेकिन दिल्ली से पर्ची आ गई। 1 घंटे पहले जो व्यक्ति भोजन टेंट की व्यवस्था देख रहा था उसको सीएम बना दिया गया। दिल्ली से आई पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम निकला, उसके बाद पर्ची सरकार यहां पर बन गई। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, राजस्थान के सीएम गजेंद्र सिंह शेखावत बनने वाले थे, लेकिन दिल्ली से पर्ची आ गई। 1 घंटे पहले जो व्यक्ति भोजन और टेंट की व्यवस्था देख रहा था उसको सीएम बना दिया गया। दिल्ली से आई पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम निकला, उसके बाद पर्ची सरकार बन गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ईआरसीपी को लेकर के कहा कि इस परियोजना पर केंद्र सरकार का विशेष फोकस है। ईआरसीपी परियोजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होने वाला है। दिलावर साहब, ईआरसीपी परियोजना बेहद महत्वपूर्ण और नौनेरा एब्रा डैम करीब 80 से 90% के बीच काम इसका पूरा हो गया है। किस तेजी से दशा और दिशा बदलने का काम ये प्रोजेक्ट करने वाला है। सीएम और जल शक्ति मंत्रालय मंत्री दोनों ने विजिट किया है। देखो, ईआरसीपी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इससे हाड़ूती ही नहीं, राजस्थान भर की दशा दिशा बदलेगी। लाखों किसानों को इससे लाभ मिलेगा। पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होगा, इस धरती में पानी का रिचार्ज होगा और इसके कारण से बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। मैं समझता हूँ ये राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। तो श्री गंगानगर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज फिर घने कोहरे की चादर में श्री गंगानगर लिपटा हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट गई है। दृश्यता घटने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, घने कोहरे की चादर में पूरा जिला लिपटा हुआ है। श्री गंगानगर से बड़ी जानकारी, जहां पर मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि आज फिर घने कोहरे की चादर से जो जिला है वो लिपटा हुआ है और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी घट गई है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में गांव चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिस पर बीजेपी कोर कमेटी की पहली बैठक चर्चा की गई। उसमें कोर कमेटी की बैठक में मिशन 25 की तैयारी, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। ये गांव चलो अभियान अभी 3 दिवसीय अभियान है, उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे। हैट्रिक बनाने की तैयारी में बीजेपी। के विस्तार और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हो। क्या जयपुर में कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की गई कि कैसे बीजेपी मिशन 25 को फतेह करेगी। जीत की तैयारी को लेकर कई रणनीति बनाई गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने, नए मतदाताओं को पार्टी के करीब लाने पर चर्चा हुई, जिसके तहत अब बीजेपी शहरी मतदाताओं के साथ साथ ग्रामीण मतदाताओं पर भी पकड़ मजबूत करेगी और इसके लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं, तो उसको देखते हुए ही ये जो अभियान है, ये गांव चलो अभियान अभी 3 दिवसीय अभियान है, उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे, कम से कम 24 घंटे गांव में रहेंगे और हर व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सब लोग। कुछ सामान्य बैठक है, सरकार बनने के बाद पहली कोर कमेटी की बैठक हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान चल रहे हैं बस उसी के बारे में बात हुई। लोकसभा चुनाव में हम पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ जा रहे हैं और 25 की 25 सीटें हम जीत कर आएंगे। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे अभियान है, मोदी सरकार की नीतियां हैं, विकसित राष्ट्र का संकल्प है, उन सभी बातों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। गांव चलो अभियान में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गांव चलो अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलेगा। अभियान में केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गांव में जाकर 24 घंटे बिताएंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे।
रात में चौपालों का आयोजन होगा। केंद्र की योजनाओं के बारे में जनता को बताया जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके उन्हें योजनाओं का फायदा दिलवाने पर जोर रहेगा। इसके अलावा मतदाता लिस्ट से जिन लोगों के नाम कट गए हैं उन्हें वापस जुड़वाया जाएगा। महिलाओं और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यक्रम करवाए जाएंगे। गांव चलो अभियान, नव मतदाता और नए दृष्टि से नए लोगों को जोड़ना पार्टी, और सब जो क्लस्टर दिए हैं उन क्लस्टरों में काम करना। प्रदेश की लोकसभा की सभी 25 सीटें जीतने के लिए पार्टी ने जान लगा दी है। लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांटकर तैयारी तेज कर दी गई है। बीजेपी ने पार्टी के दिग्गज नेता सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, प्रभुलाल सैनी, नारायण पंचारिया और राजेंद्र गहलोत जैसे नेताओं को लोकसभा सीटों का जिम्मा दिया है। पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा राजे भी आई। पार्टी में एकजुटता का संदेश देने के लिए लंच डिप्लोमेसी भी हुई। मिशन 2024 पर फोकस करने का आह्वान किया गया। भगवान राम के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा, मोदी की गारंटी और विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये ऐसी बातें हैं जिनके दम पर बीजेपी एक बार फिर से मिशन 25 को पूरा करना चाहती है। मगर उसे थोड़ा सा डर भी है कि विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, वहां पर कांग्रेस उसका खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर पार्टी रणनीति बना रही है ताकि मिशन 25 पूरा हो जाए और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं आज संसद में आपको बता दें कि उसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन अब पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। आज शाम 5 बजे संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। बीजेपी ने इसके लिए अपने सभी सांसदों को 5 फरवरी को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को एक साथ संबोधित किया था। तो पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। पेपर लीक के खिलाफ आज लोकसभा में बिल पेश होगा। आपको बता दें कि बिल में 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान और दोषी को 3 से 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी। तो पेपर लीक से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा में बिल पेश होगा और बिल में 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान और दोषी को 3 से 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि 11 को होगा नगर परिषद सभापति चुनाव और आज जारी होगी चुनाव की लोक सूचना। चुनाव लड़ने के लिए पार्षदों में अब सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कल दोपहर 3 बजे तक जमा कराए जाएंगे नामांकन पत्र। तो नगर परिषद सभापति चुनाव होना है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए पार्षदों में अब सरगर्मियां भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। कोरोना काल में चलाई गई गहलोत सरकार की 210 करोड़ की घर घर औषधि योजना की जांच होगी और योजना के तहत कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेशवासियों को कई पौधे वितरित किए जाने थे। वन विभाग की पहले ही समीक्षा बैठक में वन मंत्री संजय शर्मा ने योजना पर सवाल किए तो कई अधिकारी बैठक में ही बोल बैठे कि इस योजना के पौधे जब मिले ही नहीं तो आम जनता तक कैसे पहुंचाए जाते। आपको बता दें कि वन मंत्री ने योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि योजना की तह में जाना होगा। सरकार के इस कदम का पर्यावरण भी स्वागत कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में जो भी फॉरेस्ट से जुड़े हुए कार्य हुए हैं उनकी सूची मैंने मांगी है और मैंने सीधा कहा है कि मैं कहीं भी जाकर के इनकी जांच कर सकता हूं।
आंकड़े सोच समझ के देना, हकीकत देना और इस बात को हल्के में मत लेना। पिछले दिनों वन मंत्री ने कुछ वर्षों में हुए पौधारोपण के आंकड़ों को लेकर के नाराजगी जाहिर की और औषधीय जो पौधे लगे उसकी उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान सरकार ने 15 करोड़ 6 लाख 15 हजार पौधे लगाए, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की राशि खर्च की। गहलोत सरकार की घर घर वन औषधि योजना की नई सरकार जांच करवाएगी। योजना को लेकर के नए वन मंत्री संजय शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि योजना को लेकर के हमें गड़बड़ी का अंदेशा है। इस योजना की अगर बात की जाए तो करीब 210 करोड़ की ये योजना थी। कोरोना काल में प्रदेशवासियों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसे 4 अलग अलग प्रजाति के 8 पौधे प्रदेश की सभी एक तरह से आबादी को दिए जाने थे और उस आबादी तक इस पौधे की पहुंच नहीं होने के सवाल पर जब रिव्यू बैठक में वन मंत्री ने सवाल खड़े किए तो खुद बहुत से वन अधिकारी इस बात से इनकार कर बैठे थे कि उन तक भी वन औषधियाँ नहीं पहुंची थी। फिलहाल योजना को लेकर के जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच कितनी गहरी की जाती है और इस मामले में क्या निकल करके आता है, इसका सभी को इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो बूंदी से बड़ी जानकारी आपको दे दे, अवैध खनन पर खनिज विभाग नमाना पुलिस की कार्रवाई। नमाना थाना क्षेत्र के गड़दला में 10 खानों पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई कर 75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। खनिज विभाग ने 2 खानों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। तो अवैध खनन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर संपत नेहरा को लाया गया चूरू। आपको बता दें कि भटिंडा हाई सिक्योरिटी जेल से चूरू लाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच चूरू लाया गया है। जिला अस्पताल में मेडिकल यहां पर कराया गया और रंगदारी और लूट मामले में अब पूछताछ होगी। आपको बता दें कि रंगदारी और लूट मामले में संपत नेहरा को लाया गया है। जिला अस्पताल में संपत नेहरा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। लाया गया ये हार्डकोर अपराधी संपत बठिंडा हायर सिक्योरिटी जेल में बंद था, वहाँ से हम इसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए एक रंगदारी के मामले में अरेस्ट करके। अब इससे पूछताछ बाद में तो बाड़मेर में पीजी कॉलेज के बाहर धरना खत्म। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद से ये धरना खत्म किया गया। प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिला है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन कल शाम तक आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि घायलों को देखने अस्पताल पहुंची विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी। तो बाड़मेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस और प्रशासन की समझाने पर यहां पर माने हैं लोग और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो छात्रों का धरना था वो अब समाप्त हो चुका है। प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिला है। उस बातों को लेकर के बैठे हो कि भाई कोई भी सक्षम नेता आ रहे हैं। तो बूंदी से बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की ये बैठक, प्रताप सिंह खाचरियावास, मुरारी लाल मीणा इसमें शामिल होंगे। लोकसभा प्रत्याशी को लेकर के चर्चा करेंगे। टिकट वितरण को लेकर के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, जिसमें शांति धारीवाल, अशोक चांदना का नाम चर्चा में बना हुआ है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब कांग्रेस भी पूरी तरीके से जुट चुकी है। लोकसभा प्रत्याशी को लेकर के अब विचार विमर्श किया जाएगा। टिकट वितरण को लेकर के कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की जाएगी। तो किसी ने सच ही कहा है कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो उम्र भी राह का रोड़ा नहीं बनती। इसकी जीती जागती मिसाल है हैदराबाद की तेलंगाना की 50 साल की महिला तैराक श्यामला, जिन्होंने सर्दी के मौसम में 6 घंटे तक लगातार 16 किलोमीटर तैराकी की। इसी पर देखिए। कड़ाके की ठंड में जब बिस्तर से निकलना भी किसी जंग से कम नहीं होता, ऐसे मौसम में 6 घंटे तक लगातार तैराकी करना आसान काम नहीं है। लेकिन 50 साल की तैराक श्यामला ने वो कर दिखाया। राजसमंद झील के नौचौकी पर श्यामला गोली ने झील के 15 डिग्री से भी कम तापमान में लगातार 6 घंटे तक करीब 16 किलोमीटर की तैराकी की। इंग्लिश चैनल पार करने का जुनून पालने वाली श्यामला ने राजसमंद झील में तैराकी कर खुद की तैयारी को परखा। 50 साल की श्यामला हैदराबाद की रहने वाली हैं।
संघर्षपूर्ण जीवन का सपना कर चुकी श्यामला भी तैराकी में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। 50 मिनट में हमने स्विमिंग करना चालू किया था। 6 घंटे की कंटिन्यूस स्विमिंग करनी थी, जो इंग्लिश की एक असेसमेंट है, और 15 डिग्री से कम टेम्परेचर होना चाहिए। मॉर्निंग आके हमने टेम्परेचर भी देखा था, 15 डिग्री से कम टेम्परेचर था, और इसी के साथ हमने स्विमिंग खत्म करी है। अभी ऑलमोस्ट 6 घंटे और 24 मिनट समथिंग हो गए थे कम्प्लीट, और 15 किलोमीटर से ऊपर आपका मैम ने स्विमिंग करी है। कई एनिमेशन श्रृंखलाओं और फिल्मों के लिए काम करने वाली श्यामला आर्थिक संघर्ष भी झेल चुकी हैं, जिसके चलते उन्हें अपना स्टूडियो भी बंद करना पड़ा। डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उस स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने तैराकी सीखी और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और स्वर्ण पदक जीते। अब उनका इरादा अंग्रेजी चैनल को पार करना है, जिसके लिए वे लगातार जी जान से जुटी हैं। राजसमंद से अल्केश सनाडे की रिपोर्ट।